दोस्तों स्वागत है आप सबों का लर्निंग ऑन ट्यूब पे। और पॉलिटी ट्यूटोरियल में आज हम लोग संवैधानिक विकास के विषय में पढ़ेंगे। संवैधानिक विकास भारत में जब स्टार्ट हुआ होना तो इसके संवैधानिक विकास के दो चरण देखे गए। एक तो है 1858 से पहले का, 1858 से पहले का, और दूसरा है 1858 के बाद का, अर्थात 1858 के बाद का और 1858 के पहले का। ये दो चरण में हम लोग बांट करके इसे पढ़ सकते हैं सुविधा के लिए। तो 1858 से पहले का जो संवैधानिक सुधार कह लें या फिर विकास कह लें, तो ये मूलतः ब्रिटिश सरकार और कंपनी के कर्मचारियों के आपसी जो विरोध थे, उन विरोधों को लेकर के ही ज्यादातर इनके सुधार जो थे वो केंद्रित रहे, इन्हीं चीजों पर केंद्रित रहे। लेकिन 1858 के बाद के जो सुधार हुए वे भारतीयों से प्रत्यक्ष रूप से, इन सुधारों ने भारतीयों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया। हालांकि 1858 से पहले वाले सुधारों से भी भारतीय प्रभावित हुए थे, लेकिन उसका उतना ज्यादा नहीं हो पाया था। लेकिन 1858 के जो सुधार हुए या फिर संवैधानिक अधिनियम बनाए गए, ये सब के सब प्रत्यक्षतः भारतीयों को और भारत में शासन को ध्यान में रखते हुए बनाए गए थे। लेकिन 1858 से पहले के जो भी संवैधानिक विकास या संवैधानिक सुधार कह ले, तो ये 1858 से पहले वाले जो थे वो मूलतः ब्रिटिश सरकार और अंग्रेजी कंपनी के आपसी जो कुछ भी मनमुटाव कह ले या आपसी तालमेल न हो पाने के कारण जो भी हुए थे, उन सब पर आधारित थे। तो 1858 से पहले के अभी तक हम लोग दो पढ़ चुके हैं, दो अधिनियम। एक तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उस दिन हमने पढ़ लिया, और उसके बाद कल हमने पढ़ा 1781 का। तो 1773 वाला तो हो गया था क्लियर, और 73 में जो कुछ भी जिन जिन चीजों पे कंपनी के अधिकारियों को ऐतराज था, उन चीजों को संशोधन करवाने के लिए ब्रिटिश सरकार पर जोर डाला गया। तो ब्रिटिश सरकार ने 1781 में उन सारे प्रावधानों को संशोधित करके कंपनी के अधिकारियों को कुछ अधिकार दे दिए थे कि मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय उन पर कार्रवाई नहीं कर सकेगी। तो अब आते हैं 1784 का आज हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग 1784 का पढ़ेंगे, पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट जो था, यह मूलतः गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। वारेन हेस्टिंग्स को लेकर के वारेन हेस्टिंग्स की जो साम्राज्यवादी नीतियां थी, उसको लेकर के कंपनी और संसद के बीच में कुछ मतभेद हो गए थे। ठीक है, कंपनी और संसद के बीच में कुछ मतभेद हो गए थे वारेन हेस्टिंग्स की साम्राज्यवादी नीतियों को लेकर के, कंपनी और संसद के बीच। ठीक है, तो इन्हीं मतभेदों के निराकरण के लिए 1782 में क्या हुआ कि हाउस ऑफ कॉमन्स में हेस्टिंग्स को वापस बुला लेने का प्रस्ताव रखा गया। 1782 में हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स दो सदन थे ब्रिटेन में, ये तो आपको बताया ही है। हाउस ऑफ कॉमन्स जो कि हमारे इंडिया के लोकसभा मान लो हाउस ऑफ कॉमन्स को। ठीक है, इंडिया के संदर्भ में अगर बात करें तो यह अपने इंडिया का लोकसभा हो जाएगा। और अगर हाउस ऑफ लॉर्ड्स की बात करें तो यह संभ्रांत लोगों का है और इनकी संख्या कम थी लॉर्ड्स में। तो
उसको आप राज्यसभा मान सकते हैं। ठीक है, ये हाउस ऑफ कॉमन्स ये निम्न सदन था, अर्थात लोकसभा के जैसा ही था। तो और उसके बाद ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो आज पढ़ेंगे इन्हीं दोनों का, इन दो शब्दों का बार बार प्रयोग होगा, इसलिए इसको बता देना जरूरी है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इसमें 1782 में हाउस ऑफ कॉमन्स में हेस्टिंग्स को वापस बुला लेने के लिए प्रस्ताव रखा गया। ठीक है, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे, अर्थात कंपनी के कोर्ट ऑफ संसद में तो इसका प्रस्ताव रखा गया हाउस ऑफ कॉमन्स में, लेकिन कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ 1 minute प्लीज। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसकी अवहेलना कर दी। ठीक है, अवहेलना कर दी और इसमें इस प्रस्ताव को अर्थात उन्होंने नहीं माना। इस स्थिति से निपटने के लिए और कंपनी पर भी कंट्रोल करने के लिए 1783 में इंग्लैंड के उस समय तत्कालीन सरकार थी नॉर्थ फॉक्स की। इंग्लैंड में उस समय नॉर्थ फॉक्स की सरकार थी, नॉर्थ फॉक्स। तो इन नॉर्थ फॉक्स ने क्या किया कि नॉर्थ फॉक्स ने फॉक्स इंडिया बिल नाम से संसद में एक बिल प्रस्तुत किया, फॉक्स इंडिया बिल। फॉक्स इंडिया बिल के नाम से एक बिल, अर्थात बिल कहते हैं एक कानून या अधिनियम। ठीक है, फॉक्स इंडिया बिल के नाम से एक अधिनियम पेश किया संसद में। ठीक है, एक एक्ट पेश किया। तो लेकिन इस बिल के हाउस ऑफ कॉमन्स में यह बिल पारित हो गया था, लेकिन इस बिल के पारित हो जाने के बावजूद उस समय तत्कालीन जो सम्राट थे, ब्रिटेन के तत्कालीन सम्राट उस समय थे जॉर्ज तृतीय। जॉर्ज तृतीय ने क्या किया, इसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इसे पारित नहीं होने दिया। जॉर्ज तृतीय थे उस समय, इसके क्या कहते हैं, सम्राट थे। तो इन्होंने इसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पारित नहीं हुआ, चूंकि यह हाउस ऑफ कॉमन्स में पारित हो गया था। कॉमन्स में यह पारित हो गया था, लेकिन लॉर्ड्स में इसे पारित किसने नहीं होने दिया, जॉर्ज तृतीय ने पारित नहीं होने दिया। अब इसके कारण क्या हुआ कि फॉक्स मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ गया। अब चूंकि ये नॉर्थ फॉक्स का ही मंत्रिमंडल सरकार थी नॉर्थ फॉक्स की उस समय, तो नॉर्थ फॉक्स ने ही इस तरह का बिल लाए थे, तो उनकी मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ गया। फिर अगली बार जब सरकार बनी तो वह पिट द यंगर की सरकार बनी। नाम था उनका, एक मिनट, पिट द यंगर। ठीक है, पिट द यंगर की सरकार बनी थी। तो उस पिट द यंगर ने 1784 में फिर से इंडिया बिल पास किया। फिर से 1784 में उन्होंने इंडिया बिल, चूंकि इंडिया में उस समय ईस्ट इंडिया थी और इंडिया की ईस्ट इंडिया कंपनी से ही उन्हें प्रॉब्लम थी, तो इस बिल को नाम उसने दिया, पिट द यंगर ने, इंडिया बिल। तो इस इंडिया बिल को फिर से 1784 में संसद में पेश किया नॉर्थ फॉक्स ने, पर पिट द यंगर ने। लेकिन फॉक्स के विरोध के कारण यह विधेयक गिर गया। ठीक है, संसद भंग करके फिर से नए चुनाव कराने पड़े। अर्थात ये समझिए, ये दूसरी बार फिर से सरकार बनी, ये सेकंड बार बनी थी सरकार। इसी पिट्स
पिट्स इंडिया एक्ट को लेकर के देखिए कितना बखेड़ा हो गया ब्रिटेन की संसद में। फिर से दूसरी बार मतलब कि संसद को भंग करके नए चुनाव कराए गए। तो इस सेकंड इलेक्शन में क्या हुआ कि पिट्स को भारी बहुमत मिला। पिट्स को बहुत ही भारी बहुमत मिला और इस बहुमत से, बहुत भारी बहुमत से यह पिट्स विजयी हुए थे। तो विजयी होने के बाद उन्होंने क्या किया कि कुछ संशोधन किए, इस इंडिया बिल में कुछ अमेंडमेंट किए अपने हिसाब से, और उस अमेंडमेंट के साथ इंडिया बिल को फिर से उसको पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में फिर से उसको रख दिया। ठीक है, अब इस संशोधित बिल को उन्होंने नया नाम दिया पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट का नाम दिया था। क्या नाम दिया था? पिट्स इंडिया एक्ट। चूंकि ये 1784 में आया था, इसलिए 1784 इसके साथ जुड़ गया। ठीक है, तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से यह प्रसिद्ध हुआ। तो इसमें क्या क्या मुख्य बातें थी इस बिल में या इस अधिनियम में, सो अब पढ़ते हैं। तो इस अधिनियम में सबसे पहली बात तो यह थी कि इसमें 6 कमिश्नरों का एक नियंत्रण बोर्ड स्थापित किया गया। 6 कमिश्नरों का, 6 कमिश्नर थे इसमें, 6 कमिश्नर्स की ये नियंत्रण बोर्ड स्थापित किया गया। इसमें और इसमें इसको क्या किया गया कि भारत में जितने भी अंग्रेजी अधिकृत क्षेत्र थे उन सारे क्षेत्रों पर इन कमिश्नर्स को अधिकार दिया गया। अर्थात आप इन क्षेत्रों में जिस तरह से भी चाहे शासन कर सकते हैं। ठीक है, और इस 6 सदस्यीय इस कमिश्नर नियंत्रण बोर्ड को बोर्ड ऑफ कंट्रोल का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का नाम दिया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जितने भी सदस्य होते थे, इन सदस्यों की नियुक्ति, 6 सदस्य होते थे, इन सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटेन के सम्राट के द्वारा की जाती थी। ब्रिटेन का सम्राट इनको नियुक्त करता था। और इनके 6 सदस्यों में कौन कौन थे? एक तो ब्रिटेन का अर्धमंत्री या मंत्री, ठीक है, दूसरा विदेश सचिव, और तीसरा था उसके अलावा एक ब्रिटेन का मंत्री, दूसरा विदेश सचिव, और उसके अलावा 4 अन्य सम्राट द्वारा प्रीवी काउंसिल के सदस्यों में से चुने जाते थे। 4 जो थे ये सम्राट द्वारा चुने जाते थे, ये प्रीवी काउंसिल के द्वारा। ठीक है, प्रीवी काउंसिल के द्वारा चुने जाते थे। थोड़ा सा कलम डिस्टर्ब कर रहा है, के द्वारा चुने जाते थे। पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी बात इसमें यह थी कि बंबई और मद्रास के गवर्नर पूर्ण रूपेण गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए। अब गवर्नर जनरल कौन? कलकत्ता का जो गवर्नर जनरल था उसके अधीन में बंबई और मद्रास के भी गवर्नर जनरल को कर दिया गया। इसके अधीन बंबई और मद्रास, इन दोनों के गवर्नर जनरलों को इनके अधीन कर दिया गया। और इसके अलावा तीसरी बात इसमें क्या हुई थी कि भारत में गवर्नर जनरल के परिषद की सदस्य संख्या कितनी हुई थी उस समय?
4 रखी गई थी सदस्य संख्या, एक तो गवर्नर जनरल स्वयं और 4 उसके पार्षद, कुल मिलाकर के 5 थे। तो सदस्य जो 4 थे, उन सदस्यों की सदस्य संख्या को घटा दिया गया। अब इस 4 की जगह पर घटा करके कितने कर दिया गया? इनको 3 कर दिया गया। ठीक है, इन 3 में से एक स्थान मुख्य सेनापति को दे दिया गया। एक स्थान जो है यह मुख्य सेनापति को दे दिया गया। ठीक है, मुख्य सेनापति को दे दिया गया। अब उसके बाद तीसरी बात क्या हुई? चौथी बात, चौथा अमेंडमेंट इस पिट्स इंडिया एक्ट में क्या किया गया कि भारत में कंपनी के जितने भी अधिकृत प्रदेश थे, कंपनी के अधिकृत प्रदेश, ठीक है, कंपनी के जितने भी अधिकृत प्रदेश थे, उन सभी प्रदेशों को पहली बार नया नाम ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश नाम दिया गया। ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश। ठीक है, तो ये था एक। और उसके अलावे पांचवा इसमें क्या बात थी कि संचालक मंडल द्वारा जो भी पत्र और आज्ञाएं तैयार किए जाते थे, वे सभी नियंत्रण बोर्ड के सम्मुख रखे जाते थे। नियंत्रण बोर्ड कौन सा? यही बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सामने जो भी तरह के निर्णय अथवा आज्ञा या किसी भी तरह का ये पत्र अगर जारी किया जाता या तैयार किया जाता, तो उससे पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सामने रखा जाना आवश्यक था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सामने इसको रखा जाना आवश्यक कर दिया गया। संचालन मंडल को भारत से जितने भी पत्र प्राप्त होते थे, उनको भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सामने रखा जाना आवश्यक कर दिया गया। यह बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो होता था, यह पत्रों में परिवर्तन कर सकता था, अर्थात इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल को पूरा अधिकार दिया गया। चूंकि यह ब्रिटिश सरकार की तरफ से यह नियुक्त किया गया था, इसलिए इसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल को पूरा अधिकार दिया गया। चलेंगे अब नेक्स्ट है छठा। छठा क्या था इसमें? छठा इसमें यह था कि कंपनी के डायरेक्टरों की एक गुप्त सभा बनाई गई। जितने भी कंपनी के डायरेक्टर्स थे, उन सब की एक गुप्त सभा बनाई गई, जो अधिकार सभा या संचालक मंडल के सभी आदेशों को भारत में भेजती थी। यह डायरेक्टर्स जो थे, यह किसी भी तरह का अधिकार या फिर कोई भी आज्ञा सभा या फिर संचालन मंडल के सभी आदेशों को भारत यह भेजती थी, या डायरेक्टर्स के जो भी सभा के लोग होते थे। ठीक है, इसके बाद मद्रास और बंबई के गवर्नरों की सहायता के लिए, सातवां है, मद्रास और बंबई के जो भी गवर्नर जनरल होते थे, मद्रास और बंबई, मद्रास और बंबई के जो भी गवर्नर जनरल थे, उनकी सहायता के लिए 3-3 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। अर्थात मद्रास में भी 3 सदस्यीय परिषद और बंबई में भी 3 सदस्यीय परिषद, इन 3-3 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। आठवां इसमें था कि देशी राजाओं से, मतलब कि भारत स्थित जो भी राजा थे, उन राजाओं से युद्ध करना हो या संधि करनी हो, तो उस युद्ध अथवा संधि से पहले गवर्नर जनरल को कंपनी के डायरेक्टरों से स्वीकृति लेना अनिवार्य था। ठीक है, कंपनी के डायरेक्टरों की जो एक गुप्त सभा बनाई गई थी, इसी सभा में इसमें विचार होता था। तो इसके लिए डायरेक्टरों से जो ऑर्डर लेना अनिवार्य था।
और इसके अलावे इसमें नवा यह विधान किया गया कि भारत में अंग्रेज अधिकारियों के ऊपर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई। भारत के जितने भी अंग्रेज अधिकारी थे उन पर अगर मुकदमा चलाया जाएगा भारत के अंग्रेज अधिकारियों पे, तो वह इंग्लैंड में उन पर मुकदमा चलेगा, भारत में नहीं चलेगा। तो यह चीज हो गई। तो यही सब पिट्स इंडिया एक्ट में मूल बातें थी। एक बार और रिपीट कर लेते हैं, इसको याद हो जाएगा। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या क्या मुख्य बातें थी? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में जो मुख्य बातें थी, एक तो पहला तो यह कि 6 कमिश्नरों का एक नियंत्रण बोर्ड बनाया गया जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम दिया गया। 6 मेंबर्स का था यह, 6 मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और उसके अलावा सेकंड था, इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। सेकंड था बंबई और मद्रास के गवर्नर पूर्ण रूप से गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए। बंबई और मद्रास के गवर्नर, ठीक है, बंबई और मद्रास जो कलकत्ता के गवर्नर जनरल थे उसके अधीन कर दिए गए। इसके अलावा गवर्नर जनरल के परिषद की सदस्य संख्या को 4 से घटा करके 3 कर दिया गया, अर्थात 1 घटा करके 3 कर दिया गया। और इस 3 में से भी एक मुख्य सेनापति बना दिया गया, एक को मुख्य सेनापति बना दिया गया। ठीक है, अब इसके बाद भारत में जितने भी कंपनी के द्वारा अधिकृत क्षेत्र थे, अर्थात कंपनी ने भारत के जिन जिन क्षेत्रों पर अधिकार किया था, उन सभी अधिकृत प्रदेशों को पहली बार नया नाम मिला और वह नाम था ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश। ठीक है, ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश, ये हो गई। और 5वां था इसमें संचालक मंडल के द्वारा जो भी पत्र या आज्ञा या जो भी तरह की चीजें तैयार की जाती थी वह नियंत्रण बोर्ड के सम्मुख रखा जाना आवश्यक था। ठीक है, नियंत्रण बोर्ड के सम्मुख रखा जाना आवश्यक था। और यह नियंत्रण बोर्ड जो था यह उन पत्रों में संशोधन भी कर सकता था या उसको बदल भी सकता था, क्योंकि उसे ब्रिटिश सरकार से सीधे ही अधिकार प्राप्त था। ठीक है, इस नियंत्रण बोर्ड को ब्रिटिश सरकार से डायरेक्ट अधिकार प्राप्त था, तो यह इसमें परिवर्तन भी कर सकता था। इसके अलावा कंपनी के डायरेक्टरों की एक गुप्त सभा बनाई गई जो अधिकार सभा या संचालक मंडल के सभी आदेशों को भारत भेजती थी। ठीक है, और मद्रास और बंबई के गवर्नरों की सहायता के लिए 3-3 सदस्यीय परिषदों का गठन किया गया। मद्रास और बंबई के गवर्नरों की सहायता के लिए 3-3 सदस्यीय परिषदों का गठन किया गया। इसके बाद नवा इसमें क्या था, देशी राजाओं से युद्ध अथवा संधि से पहले गवर्नर जनरल को कंपनी के डायरेक्टरों से अनुमति लेना आवश्यक था, क्योंकि डायरेक्टर जो थे वह सम्राट से ही सीधे नियुक्त हुए थे, तो उनको क्या था, कंपनी के डायरेक्टरों से उनको स्वीकृति लेना अनिवार्य था। सभी गवर्नर जनरल को देशी राजाओं से युद्ध करें अथवा संधि करें। और इसके अलावा भारत में जो भी अंग्रेज अधिकारी होते थे उनसे संबंधित जो भी मुकदमे होते थे उन मुकदमों की सुनवाई केवल और केवल इंग्लैंड के कोर्ट में ही हो सकती थी, और इसके द्वारा इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई। तो यह थी
थी इस पिट्स इंडिया एक्ट की मुख्य बातें। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। 1786 का अधिनियम और 1793 का चार्टर एक्ट पढ़ लेंगे उसमें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए लर्निंग ऑन ट्यूब को। धन्यवाद।